person and I'm your physics teacher। जी बेटा, आज मैं सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटा, आज के हमारे टॉपिक का जो टाइटल है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका जो नाम है एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इस सर्किट को रिप्रेजेंट किया था। ये एक्चुअली एक सर्किट है, एक ऐसा सर्किट है जो किसी रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। यानी कि एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसको व्हीटस्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले सजेस्ट किया था सीएफ व्हीटस्टोन नामी एक साइंटिस्ट। राइट बेटा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज विद हिज नेम सीएफ व्हीटस्टोन। राइट बेटा, बेटा इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको चार रेजिस्टेंसेस नजर आ रही हैं, R1, R2, R3, R4। इसमें सबसे पहली बात मैंने लिखी हुई कि R1, R2, R3 और R4 कुछ इस तरह से कनेक्टेड होंगे कि वो मिलकर एक मैश बनाएंगी जो कि ABCDA है। राइट बेटा, अब ABCDA कहाँ है? ABCDA ये आपके पास एक लूप बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास वो मैश है जिसकी ये बात कर रहा है। चारों रेजिस्टेंसेस एक मैश की शक्ल में यहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। राइट बेटा, इसके बाद एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, जिसको पॉइंट A और C के दरमियान कनेक्ट किया गया है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये वो बैटरी जिसको एक स्विच के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है। और इसके अलावा B और D वो पॉइंट्स है जिसमें आपने एक गैल्वानोमीटर को ब्रिज की शक्ल में लगाया हुआ है। राइट, नाउ दिस इज ए गैल्वानोमीटर जो कि करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको B और D के दरमियान, पॉइंट B एंड D के दरमियान एज ब्रिज इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस गैल्वानोमीटर का क्या मकसद है, एज ब्रिज यूज हो रहा है जो यहाँ, उसको हम देख लेते हैं। राइट बेटा, जी बेटा, उसके बाद यहाँ उसकी वर्किंग एंड कैलकुलेशंस है। वर्किंग एंड कैलकुलेशन में सबसे पहली बात जो वर्किंग के अंदर आएगी वो ये है कि सबसे पहले ये स्विच आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे ये स्विच क्लोज करेंगे ये बैटरी करंट देना शुरू करेगी। जैसे ये करंट देगी तो ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। राइट बेटा, अब चूंकि हम इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ का सेकंड रूल इस्तेमाल करेंगे। किरचॉफ के सेकंड रूल के लिए आपको क्लोज पाथ चाहिए। तो इस सर्किट के अंदर आपको तीन क्लोज पाथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला जो पाथ है वो ये है ABDA और दूसरा क्या है BCDB। These are two closed loops, right? और जो तीसरा लूप है वो ये वाला है, ये नीचे वाला लूप जिसके अंदर ये बैटरी भी शामिल है। ये तीसरा लूप है जो यहाँ क्लोज लूप बन रहा है इस सर्किट के अंदर। राइट बेटा, अब इन तीनों लूप्स के अंदर हम क्या सपोज कर लेंगे, हम करंट को सपोज कर लेंगे, करंट फ्लो कर रहा है और करंट का जो लूप हम यहाँ कंसीडर करेंगे, सब लूप्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपने इस पर्टिकुलर क्लोज लूप के अंदर करंट को क्लॉकवाइज सपोज किया है तो आप बाकी तमाम लूप्स को भी क्लॉकवाइज ही सपोज करेंगे, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन में गलती आ सकती है। राइट बेटा, तो ये शर्त है कि अगर आपने एक लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट को सपोज किया, बाकी तमाम में क्लॉकवाइज, अगर एक में अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट को ले लिया है तो बाकी तमाम लूप्स में आप एंटी क्लॉकवाइज करंट को क्या करेंगे, सपोज करेंगे। राइट बेटा, अब ये आपके पास तीन लूप बन रहे थे, तीनों लूप्स के अंदर आपने करंट सपोज कर लिए हैं। पहले लूप में I1, लूप नंबर 1 जो है उसका जो करंट है वो I1 है जिसको हम ABDA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो BCDB जो आपके पास सेकंड लूप है उसका जो करंट है वो I2 है। दोनों करंट्स को आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। इसी तरह से तीसरा लूप है, नीचे वाला लूप जिसमें ये बैटरी भी शामिल है, उसका भी करंट आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। राइट बेटा, अब यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ वर्किंग के बाद जो हमने काम यहाँ किया, वर्किंग के बाद हम कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। कैलकुलेशन में आप चूंकि अननोन रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, उस मकसद के लिए आपने यहाँ एक कंडीशन अचीव करने की कोशिश करनी है। नाउ दैट कंडीशन इज नो करंट कंडीशन थ्रू गैल्वानोमीटर या नो डिफ्लेक्शन कंडीशन। अब ये नो करंट कंडीशन और नो डिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट नहीं गुजरेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो गैल्वानोमीटर में से दो करंट आपको गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। एक करंट I1 जो यहाँ B पॉइंट से नीचे की तरफ D की तरफ आएगा और एक करंट I2 जो कि D से B की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों करंट्स एक दूसरे की मुखालिफ डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जब वो इस गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजर। जब ये गैल्वानोमीटर के अंदर से गुजरने वाले दोनों ऑपोजिट करंट्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों करंट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला जो करंट होगा टोटल वो जीरो होगा। उसका मतलब गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट की डिटेक्शन नहीं आएगी, गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। उसको हम कहेंगे नो करंट कंडीशन थ्रू गैल्वानोमीटर या नो डिफ्लेक्शन कंडीशन।
राइट बेटा। तो यहाँ ये गैल्वेनोमीटर की नीडल किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। क्लियर बेटा। अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है? अब इसको अचीव करने के लिए हमारे पास एक वायर की लेंथ होती है। अब ये जो रेजिस्टेंसेस है इन द शेप ऑफ वायर होगी। अब उस वायर की जो लेंथ है अगर हम उसको वेरी करें, आपने पढ़ा हुआ है रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक के अंदर कि अगर वायर की लेंथ को चेंज किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ दो रेजिस्टेंसेस ऐसी हैं जिसमें हमने एक वायर की लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड करके उसको दो हिस्सों में सेपरेट किया हुआ है। अगर इन रेजिस्टेंसेस की आप क्या करें, आप लेंथ को चेंज करें तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, लूप में आने वाली रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लूप में आने वाली जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो उसकी वजह से लूप का करंट भी चेंज होगा। तो लूप का करंट आपने इतना चेंज करना है कि दोनों लूप्स के करंट एक दूसरे के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। जब दोनों लूप्स के करंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, एट दैट टाइम इस गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों करंट्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजरेंगे। इस गैल्वेनोमीटर में से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास नो करंट कंडीशन अचीव होगी। I1 - I2 विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। राइट बेटा। अब यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मेरे पास आ जाता है I1 = I2। इसको हम क्या कहते हैं, नो करंट कंडीशन थ्रू गैल्वेनोमीटर। नो डिफ्लेक्शन कंडीशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल इस पॉइंट पर डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम कैलकुलेशन करके उस फॉर्मूले तक पहुंचना चाहते हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब इस नो करंट कंडीशन के ऊपर हम जो दो लूप्स आपने सपोज किए हुए, एक I1 और एक I2 वाला लूप, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट बेटा। अब अगर मैं लूप 1 की बात करूं, लूप जिसका जो नाम दिया गया है ABDA नाम उसका दिया गया है। अगर इस डायग्राम में आप थोड़ा गौर से देखिए, ये आपके पास लूप बन रहा है ABDA। अब इस लूप के अंदर क्या होगा, जब करंट गुजरेगा तो पोटेंशियल राइज और ड्रॉप्स केवीएल लगाते हुए आपने यहां फाइंड करना है। अब चूंकि इस लूप के अंदर आपको कहीं भी बैटरी लगी हुई नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब इस लूप के अंदर तमाम के तमाम क्या होंगे, पोटेंशियल ड्रॉप्स। और आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप्स को कैसे फाइंड किया जाता है, विद नेगेटिव साइन। राइट बेटा। अब जब ये I1 करंट R1 में से गुजरेगा तो ड्रॉप आएगा I1 R1 जिसको नेगेटिव से शो किया हुआ है। तो -I1 R1 वो ड्रॉप है जो R1 के क्रॉस हुआ और ये ड्रॉप है इसलिए नेगेटिव साइन दिया मैंने। राइट बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर में से दो करंट गुजर रहे हैं। अब चूंकि मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं, लूप 1 का करंट यहां पॉजिटिव लिया जाएगा, लूप 2 का करंट यहां हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि जिस लूप की आप बात कर रहे होंगे उस लूप के करंट को आपने पॉजिटिव और दूसरे को आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले करंट को आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। राइट बेटा। तो इसमें से दो करंट गुजरने हैं, I1 और I2। I1 को पॉजिटिव लेंगे, I1 - I2 करंट गुजर रहा होगा इसमें से, तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस उसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ड्रॉप आ जाएगा जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा है, जो बराबर आएगा -I1 - I2 * R। अब इसी तरह से जब ये वाली रेजिस्टेंस R3 को हम देखेंगे, R3 में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है, एक नीचे वाले लूप में I3 फ्लो कर रहा है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, जैसे ये I1 यहां से D से R3 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये I3 वाला करंट A से D की तरफ नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब I1 और I3 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से I1 को मैं पॉजिटिव और I3 को मैं नेगेटिव सपोज करूंगा और R3 को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास R3 के क्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, -I1 - I3 * R3 विल बी इक्वल टू 0। राइट बेटा। अब आपने ये कंडीशन तो पहले बता दी हुई है कि नो डिफ्लेक्शन कंडीशन के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो I1 - I2 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। जैसे ये टर्म 0 होगी तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। उसके अलावा I1 = I2 आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन के अंदर हम इस कंडीशन को नहीं पुट करने जा रहे। राइट बेटा। अब हम यहां क्या करने जा रहे हैं, इसको 0 पुट किया तो इसको रीअरेंज करें, ये एज इट इज आ जाएगा -I1 R1 और ये -I1 - I3 * RG आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को उठा के उधर लेके जाएं तो ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। राइट। अब आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली हम लूप 2 के लिए केवीएल अप्लाई करेंगे। अब लूप 2 आपको नजर आ रहा है बेटा, लूप 2 को जरा गौर से देखें। जब R2 में से करंट फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो आएगा I2 R2। अब चूंकि ये ड्रॉप हो रहा है तो इसको लिखेंगे -I2 R2। तो -I2 R2 आपके पास वो ड्रॉप है जो R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है I2 करंट के फ्लो होने की वजह से। अब सिमिलरली हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर कॉमन है इन दोनों लूप्स के अंदर। अब लूप 2 की बात करें तो लूप 2 का करंट आप पॉजिटिव लेंगे और लूप 1 का करंट जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अब यहां से जो करंट गुजर रहा होगा इन केस ऑफ लूप 2, ये वाला जो लूप है जिसको हम BCD भी कह रहे हैं, तो I2 - I1 होगा। तो I2 - I1 आ गया और RG मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वो ड्रॉप है जो कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस आ रहा होगा। राइट। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ड्रॉप को शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं चौथी रेजिस्टेंस जो R4 लगी हुई है, इसमें से जब ये करंट आएगा I2 ये C से D आएगा और ये I3 वाला जो करंट है ये D से C जाएगा। दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। R4 में से दो करंट गुजरेंगे, एक I2 और एक I3।
I2 को आप पॉजिटिव लेंगे, I3 को आप नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लूप 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो I2 माइनस I3 फ्लो कर रहा होगा, R4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ड्रॉप आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ ड्रॉप क्या आया, I2 माइनस I3 इंटू R4, आपके पास ये R4 के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब ये सारे के सारे ड्रॉप्स हैं, वोल्टेज राइज आपके पास क्या है, इन लूप्स के अंदर जीरो है, तो ये जीरो के बराबर आ गया। राइट बेटा, ये वोल्टेज राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां अगर मैं वही कंडीशन अप्लाई करूं, नो करंट कंडीशन, तो यहां I2 माइनस I1 विल बी इक्वल टू 0। तो I2 माइनस I1 अगर 0 है तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से मैं I2 को I1 के बराबर लिख सकता हूं। अब I2 को I1 के बराबर क्यों लिखना चाह रहा हूं, ताकि इन दोनों इक्वेशंस को आप सेम पैरामीटर लेते हुए सॉल्व कर सकें। अगर यहां I2 ही रहने दूं, यहां I1 आ जाए तो दोनों पैरामीटर को आप आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इस मकसद के लिए इस इक्वेशन में मैंने I2 को रिप्लेस कर दिया I1 से। अब मेरे पास ये कंडीशंस पुट करने के बाद इक्वेशन की जो नई शक्ल बन जाएगी वो कुछ ऐसी होगी बेटा, माइनस I2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, I1 R2 माइनस I2 माइनस I1 0 के इक्वल था तो 0 आ गया आपके पास, और मैंने I2 की जगह फिर से I1 पुट कर दिया तो ये आ गया I1 माइनस I3। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस I1 R2 इधर ही रहेगा और ये माइनस I1 माइनस I3 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस I1 माइनस I3 इनटू R4 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप इक्वेशन नंबर जो आपके पास 2 आई है इसको डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, और इक्वेशन नंबर 3 को नीचे रखेंगे और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड आएगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां इस रिलेशन के अंदर I1 से कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है, I1 माइनस I3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और आपके पास जो बाकी वैल्यू बच रही है वो बच रही है R1 ओवर R2, R3 ओवर R4। अब ये वो इक्वेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस नॉन है तो आप एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। अब ये जो रिलेशन आपके सामने मौजूद है इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। इस पर्टिकुलर कंडीशन को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन कहा जाता है। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।